VK Fearbox। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीके फियर बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो मुंबई के सबसे बड़े बंदरगाह की है, जेएनपीटी पोर्ट की, जहां हर दिन हजारों कंटेनर आते जाते हैं, जहाजों से ट्रकों में, ट्रकों से गोदामों में। लेकिन कुछ कंटेनर ऐसे भी होते हैं जो खाली होते हैं, लेकिन खाली नहीं होते। आज की कहानी है विक्रम पाटिल की, एक ट्रक ड्राइवर की, जिसे एक रात जेएनपीटी पोर्ट से एक खाली कंटेनर पिकअप करना था, पुणे तक पहुंचाना था। सीधा काम, 3-4 घंटे का। लेकिन उस रात उस कंटेनर में कुछ था, कुछ जो दिखता नहीं था लेकिन महसूस होता था। रास्ते में अजीब आवाजें आने लगी। एक आदमी दिखा और गायब हो गया। कंटेनर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर अंदर एक हरी रोशनी थी और एक आत्मा थी, रमेश कांबले की, जो 6 साल से उसी कंटेनर में फंसा था। क्या विक्रम और सलीम रमेश की आत्मा को शांति दे पाएंगे? क्या रमेश के परिवार को सच पता चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस खाली कंटेनर में असल में क्या था? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी इस वीडियो में। और हाँ, इससे पहले कि कहानी शुरू करूं, वीके फियर बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बार अपने आसपास देख लीजिए कि कोई खड़ा तो नहीं है आपके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली कंटेनर, मुंबई पोर्ट का भूत। दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, जहां दिन में लाखों लोग अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को यह शहर कुछ अलग हो जाता है। खासकर मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां दिन रात कंटेनर आते जाते रहते हैं, जहाजों से ट्रकों में, ट्रकों से गोदामों में। लेकिन कुछ कंटेनर ऐसे भी हैं जो खाली होते हैं, लेकिन खाली नहीं होते। उनके अंदर कुछ होता है, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, और जो एक बार उस कंटेनर में घुस गया वो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो पागल होकर। यह है खाली कंटेनर की कहानी, मुंबई पोर्ट के भूत की कहानी। मेरा नाम है विक्रम पाटिल, लोग मुझे विक्की बुलाते हैं। मैं ठाणे का रहने वाला हूं, महाराष्ट्र का। ट्रक चलाता हूं 15 साल से, लेकिन मेरा काम थोड़ा अलग है। मैं कंटेनर ढोता हूं जेएनपीटी पोर्ट से, शिपिंग कंटेनर, बड़े बड़े 20 फुट 40 फुट, जो जहाज से उतरते हैं और फिर पूरे देश में जाते हैं, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी कोलकाता। मेरे साथ है सलीम, मेरा खलासी, मुंबई का ही लड़का, मोहम्मद सलीम शेख। उम्र कोई 25 साल, पतला लेकिन मजबूत, और हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलता है, लेकिन अच्छा लड़का है, काम में एकदम पक्का। नवंबर का महीना था, सर्दी शुरू हो गई थी। हमें एक जॉब मिली, जेएनपीटी से एक कंटेनर लेके जाना था पुणे तक। सीधा रास्ता, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, 3-4 घंटे का काम। लेकिन पिकअप का टाइम था रात 10 बजे। काहे कि पोर्ट पर दिन में बहुत भीड़ होती है, रात को काम जल्दी हो जाता है। मैंने सलीम से कहा, चल आज रात की ड्यूटी है। सलीम ने पूछा, कहाँ भाई? मैंने कहा, जेएनपीटी कंटेनर पिकअप, पुणे ड्रॉप। सलीम ने कहा, रात को? भाई दिन में नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा, नहीं, क्लाइंट ने रात को ही बोला है, जल्दी है उसे। सलीम चुप रहा, फिर बोला, ठीक है भाई, चलते हैं। हम शाम 7 बजे घर से निकले। पहले ट्रक चेक किया, फिर जेएनपीटी की तरफ चल पड़े। जेएनपीटी मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर है, नवी मुंबई में, पाल्म बीच रोड से होते हुए। रास्ता अच्छा था, लेकिन रात को सुनसान हो जाता है। रात के 9:30 बजे हम पोर्ट के गेट पर पहुंचे। बड़ा गेट, सिक्योरिटी, चेकिंग, सब कुछ। हमने अपने कागज दिखाए, गार्ड ने चेक किया और अंदर जाने दिया। पोर्ट के अंदर रात को भी काम चल रहा था, क्रेन, ट्रक, कंटेनर, शोर। लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी था, जैसे कुछ गायब हो। हमें बताया गया कि हमारा कंटेनर यार्ड नंबर 7 में है। हम वहां पहुंचे, यार्ड नंबर 7, बहुत सारे कंटेनर, लाल, नीले, हरे, सफेद, सब रंग के, ऊपर नीचे, एक के ऊपर एक रखे हुए। हमने अपना कंटेनर नंबर चेक किया, MSCU 47382991, ये था नंबर। हमने ढूंढा और मिल गया, एक कोने में अकेला पड़ा हुआ, सफेद रंग का कंटेनर, 40 फुट का, बड़ा। सलीम ने कहा,
भाई ये रहा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अकेला क्यों पड़ा है? सलीम ने कहा, पता नहीं भाई, चलो क्रेन वाले को बुलाते हैं। हमने क्रेन ऑपरेटर को बुलाया। वो आया, एक मराठी आदमी, उम्र कोई 50 साल। उसने कंटेनर नंबर देखा और अचानक रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? क्रेन वाले ने कहा, ये कंटेनर। मैंने कहा, हाँ, ये वाला। क्यों, कोई दिक्कत है? क्रेन वाला चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग कहाँ ले जाओगे इसे? मैंने कहा, पुणे। क्यों? क्रेन वाले ने कहा, खाली है ये। मैंने पेपर चेक किया, बोला, हाँ, खाली कंटेनर, रिटर्न जा रहा है पुणे। क्रेन वाला बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये कंटेनर, ये ठीक नहीं है। सलीम ने पूछा, मतलब खराब है क्या? क्रेन वाले ने कहा, नहीं, खराब नहीं, लेकिन कुछ है इसमें। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, खाली कंटेनर में क्या होगा? देखो, हमें जल्दी है, उठा दो इसे। क्रेन वाला चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या? क्रेन वाले ने कहा, रात को इस कंटेनर को खोलना मत, बिल्कुल मत, चाहे कुछ भी हो जाए। सलीम ने डर कर पूछा, काहे भाई? क्रेन वाला बोला, बस मत खोलना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वो क्रेन लेके चला गया कंटेनर को उठाने। मैंने सलीम की तरफ देखा, सलीम ने मेरी तरफ। सलीम बोला, भाई, क्या बोल रहा था वो? मैंने कहा, पता नहीं, पागल लगता है, छोड़ उसे, काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेन वाले की बात, वो मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात को इस कंटेनर को खोलना मत। काहे? क्या है इस कंटेनर में? ये तो खाली है। फिर क्यों नहीं खोलना? क्रेन वाले ने कंटेनर को उठाया और हमारे ट्रक पर लोड किया। धम्म की आवाज हुई, कंटेनर ट्रक पर बैठ गया। हमने लॉक चेक किया, सब ठीक था। फिर हमने कागज साइन कराए और पोर्ट से बाहर निकल गए। रात के 10:30 बज गए थे। हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे। सलीम ने कहा, भाई, ये कंटेनर कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पूछा, कैसे? सलीम ने कहा, पता नहीं भाई, लेकिन जब क्रेन ने उठाया था तो अंदर से कुछ आवाज आई थी। मैंने कहा, आवाज? कैसी आवाज? सलीम बोला, जैसे जैसे कोई चीज गिरी हो, लेकिन खाली कंटेनर में क्या गिरेगा? मैंने कहा, होगा कुछ पुराना सामान या फिर हवा की आवाज। सलीम चुप रहा। हम एक्सप्रेसवे पर आ गए। चौड़ा रास्ता, 6 लेन का। रात को गाड़ियां कम थीं। हम अच्छी स्पीड में चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक ट्रक की स्पीड कम होने लगी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीड और कम हो रही थी। सलीम ने कहा, भाई, क्या हो रहा है? मैंने कहा, पता नहीं, ट्रक धीमा हो रहा है। मैंने साइड में ट्रक रोका। हम उतरे और पीछे गए कंटेनर चेक करने। कंटेनर वैसे ही था, लेकिन एक बात अजीब थी। कंटेनर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, सड़ी हुई, पुरानी। सलीम ने नाक पर हाथ रखा, बोला, भाई, ये बदबू। मैंने कहा, हाँ, पता नहीं कहां से आ रही है। हमने कंटेनर के चारों तरफ देखा, सब ठीक था, लॉक भी लगा था। मैंने कहा, चल, शायद कहीं और से आ रही होगी। हम वापस ट्रक में बैठे और चलने लगे। लेकिन दोस्तों, उस बदबू का राज और उस कंटेनर का राज, वो हमें अभी पता चलना बाकी था। काहे कि जो हमारे पीछे था वो कंटेनर में नहीं था, वो कंटेनर के साथ था, और वो हमें देख रहा था। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, रात के 11 बज रहे थे। हम फिर से चल पड़े। ट्रक अब ठीक चल रहा था, लेकिन वो बदबू, वो अब भी आ रही थी, कैब के अंदर तक। सलीम ने खिड़की खोल दी। ताजी हवा आने लगी, लेकिन बदबू गई नहीं, बस थोड़ी कम हो गई। मैं ड्राइव कर रहा था। सलीम बगल में बैठा था, चुपचाप। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो परेशान है। मैंने पूछा, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? सलीम ने कहा, नहीं भाई, बस वो क्रेन वाला जो बोल रहा था। मैंने कहा, अरे छोड़ उसे, बूढ़ा आदमी था, डराने के लिए बोला होगा। सलीम बोला, लेकिन भाई, उसकी आंखें, उसमें डर था, असली डर। मैं चुप रहा। सच तो यह था कि मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं ड्राइवर हूं, 20 साल का अनुभव है। इतने में डर जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? हम खालापुर के पास थे, एक्सप्रेसवे का बीच का हिस्सा, दोनों तरफ पहाड़ियां, अंधेरा, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी। और तभी अचानक ब्रेक। मुझे जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। ट्रक रुक गया। सलीम आगे की तरफ झुक गया, बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, वो देख, सामने, सड़क के बीच में
एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल बीच में, हाथ उठाए हुए, जैसे रुकने का इशारा कर रहा हो। सलीम ने कहा, कौन है ये? मैंने हॉर्न बजाया, एक बार, दो बार, लेकिन वो आदमी हिला नहीं, बस खड़ा रहा। वैसे ही मैंने फिर हॉर्न बजाया, जोर से, फिर भी कोई हरकत नहीं। सलीम ने कहा, भाई उतर के देखते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ चल। हम दोनों उतरे ट्रक से और उस आदमी की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो आदमी बिल्कुल स्थिर था, जैसे मूर्ति हो। हम करीब 10 फुट दूर पहुंचे। अब साफ दिख रहा था, एक मजदूर जैसा आदमी, फटे कपड़े, गंदा चेहरा और आंखें आंखें बंद थीं। मैंने आवाज लगाई, अरे भाई हटो यहां से। कोई जवाब नहीं। सलीम ने कहा, भाई शायद बेहोश है। मैं और पास गया, हाथ बढ़ाया उसके कंधे पर रखने के लिए, और जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, वो आदमी गायब हो गया, बिल्कुल गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। सलीम चिल्लाया, भाई! मैं पीछे हटा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सलीम की सांसें तेज हो रही थीं। बोला, भाई ये क्या था? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन जो भी था अब नहीं है, चल वापस चलते हैं। हम दोनों भागे ट्रक की तरफ, बैठे। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। सलीम ने कहा, भाई वो कौन था? मैंने कहा, नहीं पता, शायद कोई नशेड़ी, या फिर। मैं रुक गया। सलीम ने पूछा, या फिर क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चल छोड़। लेकिन अंदर मैं जानता था वो कोई नशेड़ी नहीं था, वो कुछ और था। हम तेजी से चल रहे थे। 5 मिनट बाद सलीम ने फिर कहा, भाई वो आवाज फिर आ रही है। मैंने कहा, कौन सी आवाज? सलीम ने कहा, पीछे से, कंटेनर से। मैंने ध्यान दिया। हाँ, एक आवाज थी, खटखट, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। मैंने कहा, ये तो रोड के कारण होगा, गड्ढे हैं शायद। सलीम बोला, नहीं भाई, ये लगातार आ रही है, जैसे जैसे कोई बाहर आना चाहता है। मेरी पीठ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, देख सलीम, मत सोच ज्यादा, हम काम कर रहे हैं, पुणे पहुंचेंगे, कंटेनर छोड़ेंगे और वापस मुंबई। सलीम चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार साइड मिरर में जा रही थीं, कंटेनर देखने के लिए। मैंने भी एक बार मिरर में देखा और मेरा दिल फिर धक से हुआ। कंटेनर के ऊपर, किनारे पर कुछ था, कोई था, बैठा हुआ। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुका। सलीम ने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, बाहर चल, जल्दी। हम दोनों उतरे और पीछे गए कंटेनर के पास। मैंने ऊपर देखा, कोई नहीं था। सलीम ने कहा, भाई क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, मैंने कुछ देखा था ऊपर कंटेनर पर। सलीम ने ऊपर देखा, बोला, कुछ नहीं है भाई। मैंने फिर देखा, सच में कुछ नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ, या फिर थकान। मैंने कहा, हाँ शायद मुझे गलत दिखा, चल। हम वापस ट्रक में बैठे, लेकिन इस बार मैंने कंटेनर के लॉक को चेक किया, दूर से ही, ठीक था, बंद था। मैंने सलीम से कहा, देख जो भी हो रहा है, हम घबराएंगे नहीं, समझा? सलीम ने हाँ में सिर हिलाया। हम फिर चल पड़े, लेकिन दोस्तों, जो होने वाला था वो अभी बाकी था। 15 मिनट बाद हम लोनावला के पास पहुंचे। यहां पहाड़ियां और घनी हैं, सुरंगें हैं, अंधेरा ज्यादा है। और तभी अचानक ट्रक की सारी लाइट बुझ गई, हेडलाइट, डैशबोर्ड की लाइट, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा। सलीम चिल्लाया, भाई! मैंने झटपट ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया अंधेरे में। सलीम ने अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च चालू की। मैंने कहा, क्या हो गया, बैटरी खराब हो गई क्या? मैंने इग्निशन चेक किया, सब ठीक था, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। मैंने फिर कोशिश की, इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन लाइट नहीं। सलीम ने कहा, भाई शायद फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा, हाँ देखता हूं, तू यहीं बैठ। मैं उतरा, बोनट खोला, सलीम की टॉर्च की रोशनी में देखा, सब कुछ ठीक दिख रहा था। मैंने फ्यूज बॉक्स चेक किया, वो भी ठीक था। फिर अचानक सलीम ने चिल्लाकर कहा, भाई पीछे देखो। मैं पीछे मुड़ा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी भर याद रहेगा। कंटेनर का दरवाजा खुल रहा था, धीरे धीरे, अंदर से। लॉक टूटा नहीं था, बस खुल रहा था। और उस अंधेरे में, कंटेनर के अंदर से एक हरी रोशनी निकल रही थी, फीकी, डरावनी। सलीम ट्रक से उतर गया, मेरे पास आया, बोला, भाई वो दरवाजा।
मैंने कहा, हाँ, देख रहा हूं। हम दोनों वहीं खड़े रहे, जड़ हो गए। कंटेनर का दरवाजा पूरा खुल गया और उस हरी रोशनी में हमें कुछ दिखा। अंदर, कंटेनर के अंदर एक आदमी खड़ा था। वही आदमी जो सड़क पर था, वही फटे कपड़े, वही गंदा चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थीं और वो हमें देख रहा था। और फिर वो आदमी धीरे धीरे कंटेनर से बाहर आने लगा। 1 कदम, 2 कदम। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया कस के। मैंने कहा, भागो। और हम दोनों भागे, सड़क के किनारे, जंगल की तरफ। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। और तभी एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने कंटेनर का दरवाजा जोर से बंद किया हो। हम रुके, पीछे मुड़े। ट्रक वहीं खड़ा था, कंटेनर बंद था। और सबसे अजीब बात, ट्रक की सारी लाइट वापस चालू हो गई थी। हेडलाइट जल रही थी, डैशबोर्ड चमक रहा था। सलीम ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, हमें इस कंटेनर से छुटकारा पाना होगा, जल्दी। सलीम बोला, तो क्या करें? मैंने कहा, पुणे, जितनी जल्दी हो सके पुणे पहुंचते हैं और इसे छोड़ देते हैं। हम वापस ट्रक की तरफ गए। डरते डरते कंटेनर को देखा, बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लॉक लगा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम ट्रक में बैठे और तेजी से चल पड़े पुणे की तरफ। लेकिन दिल में एक डर था, कंटेनर में क्या है, वो आदमी कौन था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पुणे तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों, हम तेजी से पुणे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब हालत बदल गई थी। पहले मैं ड्राइव कर रहा था, अब सलीम मुझसे चिपका बैठा था। उसका हाथ मेरे कंधे पर था, जैसे डर रहा हो कि अकेला छूट जाएगा। मैंने कहा, सलीम संभल, हम ठीक हैं। सलीम बोला, भाई वो आदमी कंटेनर में था, लेकिन अभी तो खाली था, फिर वो कैसे? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं है, बस पुणे पहुंचना है। रात के 12 बज चुके थे। एक्सप्रेसवे पर अब कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हम और पीछे वो कंटेनर। मैंने स्पीड बढ़ा दी, जितनी बढ़ा सकता था, 60, 70, 80, 90। लेकिन तभी सलीम ने फिर कहा, भाई वो आवाज फिर आ रही है। मैंने कहा, अब मत सुन उसे, बस आगे देख। लेकिन मुझे भी सुनाई दे रही थी, खट खट खट, लगातार, जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो अंदर से। और फिर एक और आवाज आई, जोर की, धड़ाम, जैसे किसी ने कंटेनर की दीवार पर जोर से मारा हो। ट्रक हिल गया। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ी। सलीम चिल्लाया, भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, संभल, मैं देखता हूं। फिर से धड़ाम, और इस बार और जोर से। ट्रक की स्पीड कम होने लगी, जैसे पीछे से कोई खींच रहा हो। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। स्पीड कम होती जा रही थी, 80 से 50, 50 से 30। मैंने सोचा शायद इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, इंजन ठीक चल रहा था, बस ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी ट्रक रुक गया, बिल्कुल रुक गया। मैंने इग्निशन चेक किया, सब ठीक था, लेकिन ट्रक चल नहीं रहा था। सलीम ने कहा, भाई अब? मैंने कहा, उतर के देखना होगा, शायद कुछ फंस गया है पहिए में। सलीम ने कहा, भाई मैं नहीं उतरूंगा, तुम भी मत उतरो, यहीं बैठते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चल मेरे साथ चल, दोनों साथ में देखते हैं। सलीम डर रहा था, लेकिन उसने हाँ कहा। हम दोनों उतरे। मैंने अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च चालू की, पहले आगे के पहिए चेक किए, सब ठीक था। फिर पीछे की तरफ गए, पीछे के पहिए भी ठीक थे। फिर मैंने कंटेनर की तरफ देखा और रुक गया। कंटेनर पर, बाहर की दीवार पर कुछ लिखा था, काली स्याही से, बड़े बड़े अक्षरों में, मुझे बाहर निकालो। मेरी सांस रुक गई। सलीम ने भी देखा, बोला, भाई ये कब लिखा? मैंने कहा, अभी अभी अभी, जब हम चल रहे थे। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया, बोला, भाई चलो यहां से प्लीज। मैंने कहा, लेकिन ट्रक चल नहीं रहा। और तभी कंटेनर से फिर से वो आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज शब्दों में थी, एक आदमी की आवाज, रोती हुई आवाज, मुझे निकालो प्लीज, बहुत अंधेरा है यहां। सलीम पीछे हटा, बोला, भाई भागते हैं यहां से। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। वो आदमी, वो मजदूर, वो कंटेनर में फंसा है, शायद मदद मांग रहा है। मैंने कहा, सलीम, शायद कोई अंदर फंसा है, असली में। सलीम ने कहा, क्या भाई तुम पागल हो गए हो क्या? वो भूत है। मैंने कहा, नहीं, सोचो, मजदूर था वो, पोर्ट पर काम करने वाला,
शायद गलती से इस कंटेनर में फंस गया और कंटेनर बंद हो गया। सलीम बोला, तो फिर अब तक जिंदा कैसे है? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन अगर कोई फंसा है तो हमें मदद करनी चाहिए। सलीम ने मना किया। नहीं भाई, क्रेन वाले ने बोला था, मत खोलना। मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ इंसानियत। अगर सच में कोई फंसा है तो, लेकिन अगर वो कुछ और है तो। मैंने निर्णय लिया। मैंने कहा, सलीम, मैं खोल रहा हूं, तू यहीं खड़ा रह। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाग जाना। सलीम ने कहा, नहीं भाई, मत करो। लेकिन मैं कंटेनर की तरफ बढ़ गया, लॉक के पास गया। लॉक छूने से पहले एक बार गहरी सांस ली, फिर लॉक खोला। क्लिक की आवाज हुई, दरवाजे की सीलें खुलने लगीं, धीरे धीरे। और फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा। मैंने टॉर्च अंदर की तरफ की। खाली था, बिल्कुल खाली। कोई सामान नहीं, कोई आदमी नहीं, बस धूल और एक पुरानी बदबू। सलीम पीछे से बोला, भाई कुछ है? मैंने कहा, नहीं, खाली है। मैं अंदर झांका, टॉर्च की रोशनी पूरे कंटेनर में घुमाई। कुछ नहीं था। फिर एक कोने में कुछ दिखा। मैं थोड़ा अंदर गया। वहां एक पुराना कपड़ा था, फटा हुआ, मजदूरों का यूनिफॉर्म, और उसके पास एक आईडी कार्ड, प्लास्टिक का, मैला। मैंने उठाया, टॉर्च की रोशनी में पड़ा। नाम रमेश कामले, पद पोर्ट लोडर, तारीख 15 अगस्त 2019। 6 साल पुराना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आईडी यहां कैसे? मैं बाहर आया, सलीम के पास। बोला, देखिए। सलीम ने आईडी देखा, बोला, ये क्या है? मैंने कहा, किसी मजदूर का, 2019 का, शायद वही। सलीम ने कहा, मतलब वो सच में मजदूर था? मैंने कहा, हाँ, और शायद वो इसी कंटेनर में फंस गया था। और मैं रुक गया। सलीम ने पूछा, और क्या? मैंने कहा, और शायद वो यहीं मर गया, अंदर, इस कंटेनर में। सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही थी, और तभी हमारे पीछे से आवाज आई, शुक्रिया। हम दोनों पीछे मुड़े। वही आदमी, वही मजदूर, रमेश। वो खड़ा था, हमसे कुछ फुट दूर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दर्द था और आंखों में आंसू। वो बोला, 6 साल से मैं इस कंटेनर में फंसा था, किसी ने नहीं खोला, आज तुमने खोला। मैंने हिम्मत जुटाई, बोला, तुम कौन हो? रमेश ने कहा, मैं एक मजदूर था, पोर्ट पर काम करता था। एक दिन मैं इस कंटेनर को साफ कर रहा था अंदर से, और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। मैंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कंटेनर जहाज पर चढ़ गया, समुंदर में चला गया, और फिर वापस आया। लेकिन तब तक मैं मर चुका था, अंधेरे में, भूख से, प्यास से। सलीम की आंखें भर आईं। रमेश ने कहा, मेरा परिवार, वो आज भी मुझे ढूंढ रहा है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। उन्हें लगता है कि मैं भाग गया। मैंने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? रमेश ने कहा, मुझे बाहर निकालो इस कंटेनर से। मेरी लाश अभी भी अंदर है, कहीं कोने में, दीवार की दोहरी परत के पीछे। निकालो उसे और मेरे परिवार को दो, ताकि वो मेरा अंतिम संस्कार कर सकें। मैंने कहा, लेकिन हम कैसे? रमेश ने कहा, तुम कर सकते हो। तुमने मेरी आवाज सुनी, तुमने दरवाजा खोला, अब मुझे पूरी तरह आजाद करो। और फिर रमेश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, गायब होने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, पोर्ट पर जाओ, ऑफिस में मेरी फाइल है, उसमें सब लिखा है। और हाँ, मेरा घर, छत्रपति शिवाजी नगर, कमरा नंबर 24। मेरी बीवी का नाम सुलोचना। उसे बता देना कि मैं नहीं भागा था, मैं फंस गया था। और फिर वो गायब हो गया हवा में। सलीम और मैं वहीं खड़े रहे, दंग। और तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट चालू हो गई, जैसे कह रहा हूं, अब चल सकते हो। मैंने सलीम की तरफ देखा, सलीम ने मेरी तरफ। हम दोनों समझ गए, अब हमें क्या करना है। हमें पुणे नहीं जाना, हमें वापस मुंबई जाना है, जेएनपीटी पोर्ट, और रमेश की लाश ढूंढनी है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को सच पता चले। दोस्तों, हमने फैसला कर लिया था, पुणे नहीं, वापस मुंबई, वापस जेएनपीटी पोर्ट। रमेश की आत्मा को शांति देनी थी, और सबसे जरूरी, उसके परिवार को सच बताना था। मैंने ट्रक का यू टर्न लिया और वापस मुंबई की तरफ चल पड़े। रात का 1 बज रहा था। सड़क खाली थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे रमेश साथ चल रहा हो।
हमारी मदद कर रहा हो। सलीम ने कहा, भाई सच में वापस जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। सलीम बोला, लेकिन पोर्ट पर रात को कैसे जाएंगे? गेट बंद होगा। मैंने कहा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, पहले वहां तो पहुंचे। हम तेजी से चल रहे थे। इस बार कंटेनर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांत, जैसे रमेश सो गया हो या फिर इंतजार कर रहा हो। 1.5 घंटे बाद हम JNPT के गेट पर पहुंचे। मैं गेट पर गया, वही सिक्योरिटी गार्ड था। उसने पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आए? मैंने कहा, भाई साहब, एक जरूरी काम है, अंदर जाना है। गार्ड ने कहा, रात को? नहीं भाई, अब तो सिर्फ इमरजेंसी में ही एंट्री है। मैंने कहा, यह इमरजेंसी ही है, प्लीज। गार्ड ने मुझे शक से देखा, फिर बोला, कैसी इमरजेंसी? मैं सोचने लगा, क्या बोलूं? भूत की कहानी तो नहीं बता सकता, गार्ड नहीं मानेगा। फिर मैंने कहा, देखो भाई साहब, ये कंटेनर, इसमें एक समस्या है, शायद अंदर कुछ खतरनाक सामान है या फिर कोई फंसा है, मुझे चेक करना है। गार्ड का चेहरा गंभीर हो गया, बोला, खतरनाक सामान? कैसा? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं और बदबू भी। गार्ड ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं अपने सुपरवाइजर को बताऊंगा और तुम्हारे साथ कोई पोर्ट का आदमी भी जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट बाद एक सुपरवाइजर आया। नाम था मोहन पाटिल, मोटा आदमी, तोंद निकली हुई। उसने पूछा, क्या समस्या है? मैंने फिर वही बात बताई। मोहन ने कहा, चलो देखते हैं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो पुलिस में केस होगा। मैंने कहा, नहीं साहब, सच बोल रहा हूं। हम सब अंदर गए, मोहन, मैं, सलीम और 2-3 पोर्ट के वर्कर। कंटेनर यार्ड नंबर 7 पर पहुंचे। वहां हमने ट्रक रोका, सब उतरे। मोहन ने कहा, खोलो इस कंटेनर को। मैंने लॉक खोला, दरवाजा खोला, सब अंदर झांके, टॉर्च की रोशनी डाली। खाली था, बिल्कुल खाली। मोहन ने कहा, यह तो खाली है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, साहब प्लीज अंदर चेक कीजिए, दीवारों को, शायद कुछ छुपा हो। मोहन गुस्से में था, लेकिन उसने इशारा किया। 2 वर्कर अंदर गए, उन्होंने दीवारें ठोंक ठोंक के चेक की। फिर एक ने कहा, साहब ये साइड वाली दीवार, ये खोखली लग रही है। मोहन अंदर गया, हम भी गए। उस वर्कर ने एक जगह दिखाई, कोने में, दीवार का एक पैनल। उसने ठोंका, खटखट आवाज आई, खोखली। मोहन ने कहा, इसे खोलो। वर्कर ने औजार निकाले, पैनल के स्क्रू खोले और फिर पैनल हटाया, और जो दिखा वो देखकर सबकी सांस रुक गई। अंदर दीवार की दोहरी परत के बीच एक लाश थी, सूख गई, कंकाल जैसी, मजदूर के कपड़े और चेहरा जो पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन आईडी अभी भी कमीज की जेब में थी। मोहन ने कांपते हाथों से वो आईडी निकाली, पढ़ा, रमेश कांबले, पोर्ट लोडर, 15 अगस्त 2019। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया, बोला, ये वही है, 6 साल पहले एक मजदूर लापता हुआ था, रमेश। हमने बहुत ढूंढा, पुलिस केस भी हुआ, लेकिन नहीं मिला। और आज? मैंने कहा, आज मिल गया, इसी कंटेनर में, जहां वो 6 साल से फंसा था। मोहन ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं क्या बताता, सच तो बता नहीं सकता था कि रमेश की आत्मा ने बताया। मैंने कहा, बस अंदाजा था, आवाजें आ रही थीं। मोहन ने तुरंत पुलिस को फोन किया। आधे घंटे में पुलिस आ गई, लाश को बाहर निकाला, फोटो ली, रिपोर्ट बनाई। एक इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता था? मैंने वही जवाब दिया, अजीब आवाजें आ रही थीं, तो चेक किया। इंस्पेक्टर संतुष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन सबूत तो मिल गया था। उसने कहा, ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे और परिवार को सूचित करेंगे। मैंने कहा, साहब मुझे पता है परिवार कहाँ रहता है, छत्रपति शिवाजी नगर, कमरा नंबर 24। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, उसकी आईडी में पता था, मैंने देखा था। झूठ बोला मैंने, लेकिन कोई और तरीका नहीं था। इंस्पेक्टर ने नोट किया, फिर हमें जाने दिया। सुबह के 5 बज चुके थे। हम बाहर आए, थके हुए लेकिन हल्के, जैसे एक बोझ उतर गया हो। सलीम ने कहा, भाई अब? मैंने कहा, अब घर, आराम, और फिर हम रमेश के घर जाएंगे, उसकी बीवी से मिलेंगे। सलीम ने पूछा, क्यों भाई? मैंने कहा, उसने कहा था ना, उसकी बीवी को बताना कि वो नहीं भागा था, वो फंस गया था, हमें ये बताना है। उस शाम हम छत्रपति शिवाजी नगर गए।
झोपड़पट्टी जैसा इलाका, गरीब लोगों की बस्ती। कमरा नंबर 24 ढूंढा, एक छोटा सा कमरा। बाहर कपड़े सूख रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। उम्र कोई 35-40, थकी हुई, टूटी हुई, पीछे 2 बच्चे 10-12 साल के। मैंने पूछा, आप सुलोचना हैं? औरत ने कहा, हाँ। आप कौन? मैंने कहा, मेरा नाम विक्रम पाटिल। मैं रमेश के बारे में बात करने आया हूं। सुलोचना का चेहरा बदल गया, आंखें भर आईं। बोली, रमेश, आपको कुछ पता चला? वो कहाँ है? 6 साल हो गए, वो गायब हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। सबने कहा कि वो भाग गया, लेकिन मुझे पता है, मेरा रमेश ऐसा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। बोला, आप अंदर बुलाएंगी? बैठकर बात करनी है। सुलोचना ने हमें अंदर बुलाया। हम बैठे। छोटे से कमरे में एक चारपाई, एक रसोई, बस इतना। मैंने कहा, सुलोचना बहन, रमेश मिल गया। सुलोचना की आंखें चमक उठी। बोली, कहाँ है वो? बुलाइए उसे। मैंने कहा, नहीं, वो नहीं आ सकता। सुलोचना समझ गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, मतलब? मैंने कहा, हाँ, वो नहीं रहा। लेकिन सुनिए, वो भागा नहीं था। वो JNPT पोर्ट पर एक कंटेनर में फंस गया था। गलती से दरवाजा बंद हो गया और मैं रुक गया। सुलोचना रोने लगी, जोर जोर से। बच्चे भी रोने लगे। मैंने कहा, उसने आप सबको बहुत याद किया, आखिरी वक्त तक। और उसने मुझसे कहा था, आपको बताने के लिए कि वो नहीं भागा था। वो आप सबसे बहुत प्यार करता था। सुलोचना ने आंसू पोंछे। बोली, मुझे पता था कि मेरा रमेश ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सब बोलते रहे कि वो भाग गया, दूसरी औरत के साथ चला गया, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। मैंने कहा, आप सही थीं, और अब पुलिस उसकी लाश आपको सौंप देगी। आप अंतिम संस्कार कर पाएंगी। और हाँ, पोर्ट से कंपनसेशन भी मिलेगा। ये एक्सीडेंट था, वर्क प्लेस एक्सीडेंट। सुलोचना ने हाथ जोड़े। बोली, थैंक यू साहब, आपने कम से कम सच तो बताया। अब मेरे बच्चों को पता चल गया कि उनके पापा बुरे नहीं थे। हम वहां से निकले। बाहर आसमान साफ था, शाम का वक्त, सूरज ढल रहा था। सलीम ने कहा, भाई अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ अच्छा किया। मैंने कहा, हाँ, रमेश की आत्मा को शांति मिल गई होगी। और तभी हल्की सी हवा चली, ठंडी, सुकून देने वाली, और मुझे लगा जैसे रमेश धन्यवाद कह रहा हो। दोस्तों, उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए। पुलिस ने पूरी जांच की, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई। रमेश कांबले की मौत एक्सीडेंटल थी। कंटेनर में फंसकर मरा था, ऑक्सीजन की कमी और डिहाइड्रेशन से। पोर्ट कंपनी पर केस हुआ, सेफ्टी नॉर्म्स की कमी का। और सुलोचना को कंपनसेशन मिलने की बात तय हुई। 20 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक छोटा घर खरीदने के लिए। चौथे दिन रमेश का अंतिम संस्कार था, श्मशान घाट पर, मुंबई के बाहर। सुलोचना ने मुझे और सलीम को फोन किया। बोली, प्लीज आइए, आप दोनों ने ही तो रमेश को ढूंढा। आप नहीं आएंगे तो अधूरा रहेगा। हम गए श्मशान घाट पर। वहां सुलोचना थी, उसके 2 बच्चे थे, कुछ पड़ोसी थे, पोर्ट के कुछ वर्कर भी आए थे, और वो क्रेन ऑपरेटर भी, जिसने हमें चेतावनी दी थी। रमेश की चिता तैयार थी, लकड़ियां, घी, कपूर, सब कुछ। सुलोचना रो रही थी। बच्चे चुप थे, शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पंडित ने मंत्र पढ़े, रस्में हुई, और फिर अग्नि दी गई। चिता जलने लगी, धुआं उठने लगा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। मैं खड़ा था, चुपचाप देख रहा था, और तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई पास खड़ा हो। मैंने बगल में देखा, कोई नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था। रमेश वो वहां था, अपनी चिता देख रहा था, अपने परिवार को देख रहा था। और फिर हवा में एक आवाज आई, बहुत हल्की, सिर्फ मुझे सुनाई दी, थैंक यू विक्रम, अब मैं जा सकता हूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने मन में कहा, जाओ रमेश, शांति से जाओ, तुम्हारा परिवार ठीक रहेगा, मैं देखूंगा। और उसी पल धुआं थोड़ा तेज हो गया, और फिर शांत। चिता जलती रही घंटों तक। हम सब वहीं खड़े रहे। सुलोचना ने मेरे पास आकर कहा, साहब एक बात कहूं? मैंने कहा, बोलो बहन। सुलोचना ने कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। रमेश आया था, मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि अब वो ठीक है, और उसने आपका नाम लिया। बोला कि विक्रम भाई ने मुझे बचाया। मैं चुप रहा, क्या बोलता। सुलोचना ने कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन मुझे लगता है आपने सिर्फ लाश नहीं ढूंढी,
आपने रमेश की आत्मा को भी शांति दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोला, बहन, अब आगे देखो, बच्चों का ख्याल रखो। रमेश चाहता है कि तुम खुश रहो। सुलोचना ने सिर हिलाया। शाम हो गई थी, संस्कार खत्म हुआ। हम सब वहां से निकले। मैं और सलीम ट्रक की तरफ जा रहे थे। तभी वो क्रेन ऑपरेटर आया, पास आकर बोला, तुम लोगों ने अच्छा किया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता था? उस रात आपने चेतावनी दी थी। क्रेन ऑपरेटर ने कहा, मुझे नहीं पता था, लेकिन महसूस होता था उस कंटेनर के पास हमेशा एक भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी। इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने खोला और सही किया। रमेश को मुक्ति मिल गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता ये सब? क्रेन ऑपरेटर ने कहा, मैं पोर्ट पर 30 साल से काम कर रहा हूं, बहुत कुछ देखा है। कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती, लेकिन होती हैं, और जब होती हैं तो मदद करनी चाहिए। तुमने की, इसलिए शुक्रिया। और वो चला गया। सलीम ने कहा, भाई अब? मैंने कहा, अब घर और फिर काम पर वापस। हम ट्रक में बैठे, चल पड़े घर की तरफ। रास्ते में सलीम ने कहा, भाई एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछ। सलीम ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा उस रात जब रमेश दिखा? मैंने कहा, लगा, बहुत लगा, लेकिन फिर जब उसकी कहानी सुनी तो डर नहीं रहा, बस दर्द महसूस हुआ। उसका दर्द, 6 साल अंधेरे में, अकेले, अपने परिवार को याद करते हुए। सलीम चुप हो गया, फिर बोला, भाई मैंने एक चीज सीखी। मैंने पूछा, क्या? सलीम ने कहा कि भूत प्रेत वो हमेशा बुरे नहीं होते, कभी कभी वो बस मदद मांग रहे होते हैं, और अगर हम मदद करें तो वो शांति पा जाते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, रमेश बुरा नहीं था, वो बस फंसा हुआ था और हमने उसे आजाद किया। घर पहुंचे, रात हो चुकी थी, थके हुए थे, लेकिन मन हल्का था। अगले दिन मैं फिर से काम पर गया। नया लोड, नई डिलीवरी, लेकिन इस बार जब भी कोई कंटेनर लोड करता, मैं एक बार अंदर जरूर देखता, चेक करता, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई फंसा तो नहीं। और हाँ, सुलोचना से संपर्क बना रहा। महीने में एक बार फोन करता, पूछता कि सब ठीक है या नहीं, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सुलोचना खुश थी, उसे एक छोटा सा घर मिल गया था, कंपनसेशन के पैसे से। बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिंदगी पटरी पर आ रही थी। और रमेश अब शांति में था, कहीं ऊपर, अपने परिवार को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये थी खाली कंटेनर की कहानी, मुंबई पोर्ट के भूत की कहानी। लेकिन असल में ये किसी भूत की कहानी नहीं थी, ये एक इंसान की कहानी थी, रमेश कांबले की, जो गलती से फंस गया और 6 साल अंधेरे में रहा, लेकिन आखिर में उसे मुक्ति मिली और उसके परिवार को सच पता चला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, हमेशा सावधान रहो, खासकर खतरनाक जगहों पर, जैसे पोर्ट, फैक्ट्री, गोदाम। एक छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है। दूसरी, अगर कोई मदद मांग रहा है, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ, मदद करो, इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। तीसरी, परिवार का ख्याल रखो, समय दो, प्यार दो, पता नहीं कल क्या हो। रमेश अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। और चौथी, कभी किसी को भागा हुआ मत समझो, बिना पूरी कहानी जाने। सुलोचना ने 6 साल तक ताने सुने, लेकिन उसने यकीन नहीं खोया, और आखिर में सच सामने आया। तो दोस्तों, अगर कभी तुम JNPT पोर्ट के पास से गुजरो, तो रमेश को याद करना, एक मजदूर को जिसने अपनी जान गंवाई, लेकिन अपने प्यार को नहीं खोया। और हाँ, खाली कंटेनर देखो तो एक बार अंदर जरूर झांकना, पता नहीं, शायद कोई फंसा हो, मदद मांग रहा हो। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी है फिर समाप्त होती है आज की और स्टोरी। पसंद आई हो तो VK फियर बॉक्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में। द एंड। सब्सक्राइब।